हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज जो हम पेपर कर रहे हैं ये है आपका पेपर 3, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। और यूनिट हम इसके करने वाले हैं फर्स्ट। ये मुझे किसी ने कमेंट में कहा है इस यूनिट के लिए, और इंटायर यूनिट के लिए ही कहा गया है। तो हम एक 2 क्लासेस और लेंगे जिसमें कि ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो यूनिट है ये बहुत इजी है, और प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें से आपका जो बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो यहाँ से बहुत तबीयत से क्वेश्चन पूछता है और इजी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आप इसमें से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि आप उसको ठीक से पढ़ना। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, देखो आप लोग ये इम्पोर्टेंट का रट्टा लगाते रहते हो। इम्पोर्टेंट जैसा क्या मतलब, देखो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक होगा उसमें से ही आपको पूछा जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे आपका बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चंस निकालता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो इतने लंबे चौड़े चैप्टर बनाते ही नहीं। ठीक है, पूछा सब कुछ जाता है, लेकिन बस वो देखते हैं कि आपके अंदर ज्ञान कितना है। तो आप कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए, ठीक है। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन मैं आपको देखो एक सलाह दूंगी कि आप पूरे चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ लिया करो। फिर यही होता है कि ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गई, और एक एक नंबर में बहुत कुछ आपका निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है जो कि मेरे नज़र में इम्पॉर्टेंट हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे भी गए हैं। देखिए क्या है, स्कूल भवन और उसका महत्व। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया है। और स्कूल भवन और उसके महत्व में जब आप लिखोगे तो सबसे पहले जब आप लिखोगे तो क्या करना है आपको कि पहले जो प्राचीन जो व्यवस्था थी, स्कूल को लेकर जो प्राचीन व्यवस्था थी, आप पहले उसको भी मेंशन करोगे अपने आंसर में। ठीक है, उसके बाद जो अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है फिर आप उसको मेंशन कर दोगे। आ रही है बात समझ में? आप पहले अपना थोड़ा सा पढ़ेंगे ना अपनी बुक में से तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब दूसरा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग में एक तो आपसे सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, या फिर जब आप इसका महत्व लिखोगे तो आप इस क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, कर सकते नहीं हो, आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपको अलग से भी पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल भवन और उसका महत्व, तब आप इस क्वेश्चन के साथ इसको जरूर इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में क्या कहा गया है, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्कूल भवन और उसके महत्व को लेकर क्या परिभाषा दी है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। आपकी बुक से ही पढ़ रही हूँ, देखो मैं कुछ अलग से नहीं बता रही, क्योंकि आप लोगों को अपनी बुक से ही पढ़ना है, तो मैं क्यों यहाँ वहाँ से कोई कंटेंट उठा के लाऊं। तो आपकी बुक का ही है और आपके पास होंगी, और ये मेरे पास लक्ष्मी का है। अगर आपके पास दूसरी भी बुक्स है तो देखो इतना कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा के कथानुसार यानी कि उनके कहने के अनुसार खुली हवा की शांति पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए पर्याप्त छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। कुछ सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा की कक्षाओं में दिया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनका शिक्षण उचित कमरों के बिना संभव नहीं हो सकता। अतः भवन में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों का उचित रूप से निर्माण किया जाना चाहिए। अब यहाँ से आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो क्या कहता है कि जो शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा देने का जो तरीका होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, वो कैसा होना चाहिए कि बच्चों को छोटे छोटे वर्गों में बांट देना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि 30 का जो रेशो आपके विद्यालयों में होता है, तो ऐसा नहीं, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। क्या करना है, हमको छोटे छोटे वर्गों में बांटना चाहिए, जिससे कि कैसी हो, जो शिक्षा जो दी जा रही है वो संतोषजनक हो, ठीक है, भीड़ नहीं पालनी। और साथ ही पर्याप्त छायादार स्थान की आवश्यकता भी होती है, ताकि बच्चे वहां पर आराम से संतोष के साथ, शांति के साथ पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा और क्या लिखा है, कुछ सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा की कक्षाओं में दिया भी जा सकता है, यानी कि
अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसी कक्षा हो रही है जहाँ पर सिर्फ बोल करके या पढ़ करके पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर तो चलो हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें हम प्रैक्टिकल की, तो वो तो नहीं हो सकता ना, जो कि आपके आगे चल के मेंशन भी कर रहा है। क्या लिखता है, कुछ सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा की कक्षाओं में दिया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका शिक्षण उचित कमरों के बिना संभव नहीं हो सकता। अतः भवन में, यानी कि जो आपका जो विद्यालय होगा, भवन में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों का उचित रूप से निर्माण किया जाना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसा मैंने आपको बुक में से पढ़ के सुनाया है, आपको एज इट इज ही लिखना चाहिए। आ रही है बात समझ? क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सभी बुक्स में सेम होती है, क्योंकि ये कथन माध्यमिक शिक्षा के हैं, ये किसी ने अपनी तरफ से, राइटर ने अपनी तरफ से नहीं डाले हैं। ठीक है, बात आई समझ में? उसके बाद देखो, ये पहला क्वेश्चन था, अभी दूसरा क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है ज्यादातर ये। स्कूल प्रांगण के आवश्यक तत्व। अब यहाँ पर देखो, प्रांगण का मतलब वैसे आंगन होता है, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ आंगन के बारे में नहीं लिखेंगे, आप पूरे विद्यालय के बारे में लिखेंगे कि जो विद्यालय जो आपका होगा, जो स्कूल जो होगा, वहां पर क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक है आपका औचित्य, सुरक्षा, समन्वय, सुंदरता, लचीलापन। तो एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। देखो, औचित्य का मतलब क्या होता है? औचित्य का मतलब होता है जरूरी या कुछ उचित चीजें, कि जिनके बिना स्कूल कंप्लीट नहीं होगा, कि वो चीजें होनी ही चाहिए। आई बात समझ में? तो देखना, मैं ऐसे पढ़ती हूँ, आप लिख लेना, या फिर बुक्स तो होंगी तो समझ आ ही जाएगा आपको। देखो क्या लिखा है, स्कूल औचित्य के सिद्धांत अर्थात स्थान, पास पड़ोस, नक्शा तथा निर्माण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी स्कूल बनाया जाएगा या फिर जो स्कूल होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए उचित यही होगा कि वहां का जो स्थान है, जिस जगह पर जो वो स्कूल बनाया जा रहा है, वहां का जो पास पड़ोस है, उसका जो नक्शा जो निर्माण किया जाना है, वो बड़े ही उचित तरीके से किया जाना चाहिए। ये ना हो कि आगे चल के दिक्कत हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका सुरक्षा। सुरक्षा से मतलब क्या है, तो सुनिए। सुरक्षा का निर्माण स्टाफ तथा विद्यार्थियों की सामान्य तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसलिए स्कूल का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि वह किसी बड़े नाले, नहर या किसी बड़ी सड़क से दूर हो। कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी स्कूल का निर्माण करने जा रहे हो, तो भीड़ भड़का वाले स्थान पर वो नहीं होना चाहिए, हाईवे पे नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ऐसा भी पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए कि जहां पर बच्चों को पढ़ने में और पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, हालांकि ये चीजें जरूरी है, लेकिन वो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये बात बोलता है। उसके बाद क्या है आपका? फिर है आपका ये समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाना, यानी कि सामंजस्य स्थापित करना। तो देखिए क्या लिखा है आपकी बुक में। कुछ लाइनें मैं डिडक्ट कर देती हूँ, फिर उनको ये होगा कि जब मैं उनको मतलब मैं काट देती हूँ, फिर थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। अगर उनको स्किप किया जा सकता है तो वो मैं कर देती हूँ। अगर आपको अपनी बुक में पढ़ के समझ आ रहा है तो आप उसको डाल सकते हो। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। समन्वय में स्टाफ कक्ष, शिक्षा कक्ष तथा प्रयोगशाला इत्यादि सभी भली प्रकार से आपस में सम्मिलित हों। कार्यशाला, रासायनिक विज्ञान की प्रयोगशाला ऐसे स्थान पर हो जिससे कि कक्षाओं का ध्यान भंग ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, ये ऐसे स्थान पर हो कि जहां पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए ये बच्चों का क्लासरूम है, ठीक है, अब बिल्कुल सामने यहाँ पर ही कोई प्रयोगशाला है, किसी भी तरह का कोई पुस्तकालय है, तो होगा क्या, अब यहाँ पर भी इसका दरवाजा है, गेट है यहाँ पर भी, और बच्चों का जो मुख है वो इस साइड है, ठीक है, तो होगा क्या कि उनका ध्यान यहीं पर लटका रहेगा। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों का ध्यान नहीं लगेगा, ना तो यहाँ के बच्चों को यहाँ ध्यान रहेगा, ना ही यहाँ के बच्चों का, एक दूसरे को देखेंगे। तो इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए कि वो आमने सामने ना हो, ठीक है, और ये बड़े ही तरीके से होने चाहिए, ऐसा ना हो कि सारी चीजें दूर दूर हों, तो वो भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ये सुंदरता। देखिए सुंदरता से मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप ठोक के पैसा लगा देंगे, सुंदरता से तात्पर्य है कि जो भी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं विद्यालय में, विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए वो साफ होनी चाहिए, ठीक है,
पैसा कम लगे लेकिन अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी वहाँ पर सुविधाएं जो उपलब्ध की जा रही हैं, उनसे बच्चे प्रभावित हों ताकि वो आगे सीखने के लिए आगे बढ़े। तो देखिए क्या लिखा है, स्कूल प्रांगण की अपनी ही सुंदरता होनी चाहिए। साफ सुथरे वातावरण का एक अलग ही आनंद होता है। एक सुंदर प्रांगण विद्यार्थी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे कि वो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग हो ना हो, अब तो लगभग हर जगह बिल्डिंग ही बन रही है, तो जैसा भी विद्यालय होगा वो आपका साफ सुथरा, सुसज्जित और ऐसा हो जहाँ पर बच्चे मतलब आने के लिए मजबूर हों। गंदा माहौल होगा, गंदे तरीके से चीज़ों को बनाया जाएगा तो बच्चे फिर डीमोटिवेट होने लगेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है आपका लचीलापन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट में देखो क्या होता है कि सम टाइम 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या करेगा, सीधा यही क्वेश्चन कर लेगा कि स्कूल भवन और स्कूल प्रांगण के आवश्यक तत्व में लचीलेपन से आपका क्या तात्पर्य है। तो ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। देखो लचीलेपन से तात्पर्य क्या है, लचीलेपन का तात्पर्य है कि समय के साथ आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल में बदलाव किए जा सके। आप रिजिड नहीं बनाओगे स्कूल को, ऐसा मैप नहीं होना चाहिए कि जो चीजें स्थापित कर दी अब वो जीवन भर के लिए हैं। एक तो खुला होना चाहिए और उसमें इतना स्पेस हो कि अगर बच्चों की तादाद बढ़ रही है, सीमा बढ़ रही है, उनकी गिनतियां बढ़ रही हैं, तो फिर उस हिसाब से स्कूल को बढ़ाया जा सके। जैसे कि पुस्तकालय है, अगर पुस्तकालय पहले कभी छोटा बनवाया था तो उसके आसपास कुछ एरिया छोड़ देना चाहिए जिससे कि उसको और आगे बनाया जा सके। फर्नीचर है तो फर्नीचर इस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए कि अगर आगे आवश्यकता पड़े उसको बढ़ाने के लिए तो वो भी किया जा सके। ठीक है, तो देखिए इसमें बुक में क्या लिखा है आपकी, स्कूल संस्था में सदा स्टाफ तथा बच्चों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि स्कूल में एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है तो बीतते समय के साथ आवश्यकताओं के कारण उसे बढ़ाने की गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। 5 नंबर में 5 पॉइंट्स आपके इनफ है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये है, स्कूल के लिए चुनाव बहुत इजी है, आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ आएगा। फिर भी कोई कमी रह जाए, आपको कोई वोकैबुलरी में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये है भवन का रख रखाव। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, इसीलिए बोल रही हूँ। ये आपके 8 नंबर में पूछा जाता है और ये आपके 2 और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज हमने लगभग आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है और देखा जाए तो 5 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब कल हम इसी यूनिट के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, थैंक यू।